नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के ठीक ऊपर वर्टिकल टनल की बोरिंग के लिए सड़क बनाने का काम करीब करीब अपने अंतिम पड़ाव में है और टनल के टॉप से पहाड़ी में 24 इंच और 1.2 मीटर व्यास के 2 स्केप टनल बनाने के लिए बोरिंग की जानी है। सोमवार को सतलुज जल विद्युत निगम की एक मशीन भी ऑपरेशन साइट पर पहुंच जाएगी। न्यूज 18 ने पहाड़ी पर सड़क कटान का जायजा लिया। देखें। 8 दिन से टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वॉरफुट पर शुरू हो चुका है। ये पूरा पहाड़ है, इसके ठीक नीचे वो टनल है। आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ पर इसको काटने का काम चल रहा है, इस पर सड़क बनाई जा रही है। कल से ये सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। कल शाम से करीब 4 किलोमीटर के आसपास तक अभी तक ये सड़क बनाई जा चुकी है। अब यहाँ से महज 250 मीटर की दूरी है उस स्पॉट की जहाँ से बोरिंग की जानी है। करीब 95 मीटर अंदर ज़मीन के अंदर जाकर जब बोरिंग होगी तो बोरिंग ठीक उस टनल के उस हिस्से में होगी जहाँ पर श्रमिक फंसे हुए हैं। यहाँ पर सतलुज जल विद्युत निगम काम कर रहा है। जो तमाम एक्सपर्ट एजेंसी हैं टनलिंग की, उनको इस काम में झोंका गया है। ONGC भी टनलिंग बोरिंग करेगा, इसके अलावा TSDC बोरिंग करेगा। सतलुज जल विद्युत निगम जो कंपनी है जिसके पास एक्सपर्टीज और आगे बढ़ाने के लिए हम शीघ्र शुरू हो कार्य उस पर लगे हुए हैं। दूसरा जो उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू का आज 8वां दिन है, मगर राहत कहीं से नहीं है। इस बीच शनिवार को टनल ऑपरेशन की रणनीति बदली गई। अब 5 जगहों से बोरिंग की जाएगी। टनल का शुरुआती पॉइंट जहां पर अब बोरिंग हो रही थी वहां से भी बोरिंग होगी और टनल का एंड पॉइंट जो कि टनल के दूसरे छोर पर है वहां से भी बोरिंग होगी। साथ ही साथ एंड पॉइंट के ऊपर से भी वर्टिकल बोरिंग होगी। 5 जगह से एक साथ बोरिंग के बाद मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश होगी। चारों स्केप टनल पर एक साथ काम शुरू होगा और इसके लिए रेलवे, सतलुज जल विद्युत निगम और ONGC की टीमें जुटी हुई हैं। बढ़ाने के लिए हम शीघ्र शुरू हो कार्य उस पर लगे हुए हैं। दूसरा जो लाइफलाइन के लिए एक पाइप है अभी जिसमें हम खाना और अन्य चीज़ें भेज रहे हैं। एक और पाइप डाल रहे हैं जो हमारा ऑगर मशीन की पाइप है 900 mm की, उसके थोड़ा ऊपर, और उसमें जल्दी हो जाए क्योंकि ऊपर में मलबा कम है, नीचे मलबा ज़्यादा है। तो वो लगभग 42 मीटर चले गए हैं और कुछ ही मीटर और बचा है, तो वो हो जाएगी। तो लाइफ सपोर्ट के लिए एक और पाइप हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तीसरा जो मलबा है और जो टनल का रूफ है जहाँ डेबरी जमा है वहाँ पे डेबरीज और टनल के रूफ के बीच में स्पेस है, तो वहाँ पर ये निर्णय लिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कुछ रोबोट की व्यवस्था की जाए, उस खोजी जाए। अगर भारत सरकार में या किसी प्राइवेट संस्था में अवेलेबल है रोबोट तो उसको भेजा जाए ताकि वहाँ देखें कितना स्पेस अवेलेबल है, क्या उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कोई पाइप हम डाल सकते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी हो सकती है, और अगर ज़्यादा स्पेस है तो वहाँ से भी लोगों को निकाल सकते हैं। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया। सुनील, क्या अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए नलिन, आज का जो अचीवमेंट रहा है वो पहला अचीवमेंट था कि 42 मीटर का एक 6 इंच का पाइप इंसर्ट किया जा चुका है 42 मीटर तक, क्योंकि पहले अभी तक जिस पाइप से वहाँ पर ऑक्सीजन और फूड मटेरियल सप्लाई हो रहा था वो 4 इंच का पाइप है और हल्का सा बीच में बैंड है, जिसके चलते सप्लाई में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कि फूड मटेरियल पर्याप्त मात्रा में नहीं भेज पा रहे हैं बड़ी मात्रा में। तो इसके लिए ये डिसीजन किया गया कि एक 6 इंच का पाइप इंसर्ट किया जाएगा। उसको 42 मीटर तक मलबे में डालने में अभी सफलता हासिल हुई है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक या फिर कल सुबह तक उसको आर पार करा लिया जाएगा। यदि इसमें सफलता मिलती है तो उसके बाद फूड मटेरियल अच्छी खासी मात्रा में उससे भेज सकेंगे। प्लान ये भी है कि उससे CCTV कैमरा भी दूसरी छोर में पास किया जाएगा और यदि इसमें सफलता मिल जाती है तो हम उन श्रमिकों को लाइव देख सकेंगे कि वो किस हालत में हैं। इसके साथ साथ जो जहाँ से ड्रिलिंग होनी है, वर्टिकल ड्रिलिंग, वहाँ तक सड़क बनाने का काम करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। आज शाम को जब 6 बजे के आसपास में उस पार्ट में था तो 250 मीटर की डिस्टेंस वहाँ से रह गई थी। तो ये माना जा रहा है कि आज रात कंप्लीट हो जाएगा और कल सतलुज जल विद्युत निगम की एक बड़ी मशीन भी जो बोरिंग करेगी वो यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो उस बोरिंग मशीन को जब पॉइंट पर ले जाया जाएगा जहाँ से बोरिंग होनी है, तो जो सतलुज जल विद्युत निगम के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि अगर बोरिंग शुरू होती है तो 48 घंटे के अंदर
हम ठीक 95 मीटर डेप्थ में, जहां जमीन के अंदर जहां वो टनल है, वहां पर पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं 48 घंटे के अंदर। इसके अलावा टीएसडीसी को जो काम सौंपा गया है कि जो इंडिंग पॉइंट पर जो 450 मीटर का हिस्सा रह गया था टनल का बनने का, वहां पर टीएसडीसी को जिम्मेदारी दी गई है कि टीएसडीसी जितनी जल्दी हो इस टनल को वहां से खोदना शुरू करे। हो सकता है कि 450 मीटर हिस्से में टीएसडीसी जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचने में कामयाब हो। उसी पॉइंट पर ओएनजीसी वर्टिकल ड्रिलिंग करेगी। तो एक तरह से चारों ओर से हर जगह से अब स्केप टनल बनाने का, हर जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का पूरा एक फैसला लिया गया है। आज दिन भर इसके अलग अलग पॉइंट पर इसकी मैपिंग होती रही कि कहाँ से हम ड्रिल करेंगे, कहाँ से कितनी नज़दीक की दूरियाँ, कितनी दूरी कितनी कम पड़ेगी, इस पर पूरा प्लान बना है। कल जो सड़क थी, मेन मुख्य चैलेंज एक सड़क का भी था, क्योंकि खड़ी पहाड़ी है, उस पर सड़क ले जानी है, घना जंगल था, वो उसमें करीब करीब सफलता मिल चुकी है। कल का दिन हमें देख सकते हैं कि जो बोरिंग मशीन है वो कल साइट पर पहुँच सकती है। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी टनल साइट पर पहुंचे। उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। टनल साइट पर पहुंचकर गडकरी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और इसके बाद गडकरी ने बताया कि फंसे लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है और अगर मशीन ठीक से चली तो 2.5 दिन में सबको निकाल लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टनल के अंदर फाइबर केबल डालने की कोशिश की जा रही है और 42 मीटर केबल जा चुकी है। उम्मीद है कि कुछ वक्त में आर पार हो जाएगी। वहीं मामले में सीएम धामी ने भी कहा कि मजदूरों की जिंदगी बचाना सीएम की और सरकार की प्राथमिकता है और रेस्क्यू के लिए सभी विकल्पों पर काम हो रहा है। ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहां तक पहुंच सकते हैं और वो भी प्रयास सबसे नज़दीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हो, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहाँ भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है कि ना ये हार्ड पत्थर है। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्यायी नाम। तो दक्कन का जो डेक्कन है का पूरा बेसाल्ट है वो पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाई, तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर है। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है और मेजॉरिटी स्ट्राटा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है और वो एक जगह होकर उसका पहाड़ तैयार हुआ है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टेरिन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज परिवारजनों को भी मैं मिला, मुख्यमंत्री जी और मैं, उनको भी हमने हिम्मत दी है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर वो भी इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए चिंता है कि ये आपदा है और आपदा देखिए किसी एक कारण उसका नहीं होता है और उसमें सभी लोगों को, आप लोगों को भी, सब लोगों को सहयोग करना है। आप लोग लगातार कर भी रहे हैं। मैं आप लोगों की प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि अधिकांश लोगों ने अभी तक किसी प्रकार का वो नहीं किया है। अब यही है स्थिति कि जैसा आपने बताया कि अभी हमारा एक तो अंदर जो लोग हैं उनका भी मनोबल बना रहे, उनके परिजन उनसे बात कर रहे हैं और जो बाहर हैं उनकी भी हमें चिंता करनी है, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। और हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। टनल में जहां पर 41 मजदूर अभी तक फंसे हैं, वहीं उनमें से मदन सिंह भी ऐसे हैं जो हादसे वाले दिन 5 मिनट पहले तक टनल के अंदर ही थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो बाहर आए, वहां से 10 मीटर आगे आकर बैठ गए। जैसे ही वापस लौटने के लिए आगे बढ़े तभी मलबा गिरने की आवाज शुरू हो गई। मदन सिंह का कहना है कि ऊपर से टनल गिरी और देखते ही देखते हजारों टन मलबा पूरी टनल में फैल गया। उस दिन सर हम तो वहाँ पर जहाँ पर हादसा हुआ वहीं पर थे हम लोग। तो हम लोग 10 मीटर पीछे थे। 10 मीटर पीछे के बावजूद हम लोग ऐसे बाल बचे, हम लोग मतलब जैसे गिरा वैसे हम लोग दौड़ के बाहर निकल गए। आपने देखा था उस समय क्या? सर वो उतना तो सर देखने का मौका कहाँ मिला सर। जैसे गिरा वैसे धूल पूरा आवाज धूल आई, आवाज धूल के बाद बैठ गया और आवाज धूल पूरा भर गया सर। धूल में तो क्या दिखाई देगा, हम सीधा बाहर निकल गए दौड़ के बाहर। तो जो अंदर फंसे उनसे आपकी बात होती रहती होगी? जी अभी पहले सर पहले बात नहीं हुई है सर। पहले तो क्योंकि वो सब अंदर है, 2 किलोमीटर अंदर है, तो हम लोग कैसे बात कर सकते हैं सर। उन सबसे बात तो नहीं हुई है। बहुत मुश्किल है,
उन लोग भी जो रुके हुए हैं बहुत मुश्किल से रुके हुए हैं। बस हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से, चाहे कोई भी हो, जल्द से जल्द निकाला जाए उन लोग को। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं कैसा रहता है वहाँ अंदर का माहौल, कैसा रहता है? देखिए माहौल तो अंदर बहुत खराब है, पर जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है, बात हो रही है उनसे, उन लोग अभी ठीक है, पर कितने दिन ठीक रहेंगे ये तो भगवान के भरोसे है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा पकड़ लिया है। पुलिस ने यहां पर एक गाड़ी से 121 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पकड़ी गई शराब की कीमत 9 लाख से ऊपर बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आईटीबीपी वैन के पास पिकअप से 121 पेटी शराब पकड़ी है। अवैध शराब के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि गाड़ी को सीज कर लिया गया। कोटद्वार के लैंसडाउन में डेरिया खाल के पास एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार डिवाइडर से टकराकर सीधे 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। कार ड्राइवर लैंसडाउन का रहने वाला था, जो हरिद्वार से सवारी छोड़कर वापस अपने घर आ रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को खाई से बाहर निकाला है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव तय वक्त पर ना होकर देरी से होंगे। 2 फरवरी तक वोटर लिस्ट फाइनल होनी है, पर कांग्रेस का आरोप है कि शहरों के चुनावों में हार के डर से बीजेपी ने इलेक्शन को परिसीमन से लेकर ऑब्जर्वेशन में उलझा दिया है। लोकसभा चुनाव एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर होगा, पर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में इस बार प्रधानमंत्री का नाम काम नहीं आने वाला। यही बोलकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। 2 दिसंबर को सभी निकायों का कार्यालय पूरा हो जाएगा, लेकिन चुनाव देरी से होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि शहरों के चुनाव में इस बार बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए परिसीमन, ऑब्जर्वेशन और वोटर लिस्ट का काम अब शुरू हुआ है। निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट 2 फरवरी को फाइनल होगी, पर लोकसभा चुनाव के साथ निकाय चुनाव होने की संभावना न के बराबर है। कांग्रेस के मुताबिक हार के डर से चुनाव को उलझाया गया है, क्योंकि 2 तारीख को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन्होंने इसको बढ़ाकर आगे कर दिया कि जो मतदाता सूची होगी उसका प्रकाशन जो होगा वो 2 फरवरी को होगा। उससे पहले उसमें आपत्तियां लगाई जाएंगी। इन्होंने पूरे राज्य की जनता को आपत्तियां लगाने में, परिसीमन के मुद्दे पर कि मतलब कहाँ पे एससी सीट होगी, कहाँ ओबीसी होगी, इन सारे मुद्दों पे लोगों को उलझा दिया है। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये निकाय चुनाव से घबराकर, क्योंकि उन्हें मालूम है बहुत बुरी तरह हम हार रहे हैं। उत्तराखंड में इस बार 9 नगर निगम में चुनाव होना है, जिसमें श्रीनगर, नया नगर निगम, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर में बीजेपी के मेयर हैं, तो कोटद्वार, हरिद्वार में कांग्रेस के मेयर हैं। बीजेपी का कहना है कि चुनाव से पहले सब काम पूरे होने जरूरी हैं, इसलिए परिसीमन से लेकर पब्लिक ऑब्जर्वेशन का काम पूरा किया जा रहा है और चुनाव कभी भी हो सकते हैं। जीत बीजेपी की ही होगी। पंचायतों से लेकर के और अभी नगर निकाय के जो चुनाव है, इसमें परिसीमन भी होना है और आपत्तियां भी आएगी, निस्तारण भी होना है, तो इसलिए ये थोड़ा पीछे हुए हैं। और कांग्रेस चिंता न करें, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ आने वाली है और जीतेंगे। पंचायत चुनाव भी जीतेंगे और नगर निकाय के चुनाव भी जीतेंगे और लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे। निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, पर इलेक्शन की तारीख से पहले परिसीमन से लेकर ऑब्जर्वेशन पर बीजेपी और कांग्रेस भिड़ते हुए नजर आए। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी ने हार के डर से निकाय चुनाव टाले हैं। कांग्रेस के इस आरोप को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और सभी निकाय को तैयार रहने को कहा गया है। हमसे सभी को कहना चाह रहा हूं, डरने वाला कोई विषय नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया से पहले जो सब चीजें होती हैं वो सब की जा रही है, चाहे आरक्षण का विषय हो, चाहे मतदाता सूची बनाने का विषय हो। और आप भी जानते हैं, मैंने अभी पिछले दिनों ईओज की मीटिंग बिठाई, उनको भी कहा था कि आप तैयार रहिए, कभी भी चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब जीत के लिए टोली फॉर्मूले पर काम कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि गुजरात मॉडल का फॉर्मूला उत्तराखंड में भी काम करेगा।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी चौतरफा मैनेजमेंट में जुट गई है। प्रदेश में बीजेपी गुजरात मॉडल पर लड़े गए लोकसभा चुनाव की रणनीति को अपनाने जा रही है। बीजेपी ने माइक्रो से माइक्रो लेवल पर जाते हुए 5 से 7 लोगों को टोलियां बनाने का काम दे दिया है, जिसमें उसे सफलता भी मिली थी। अब उत्तराखंड में बीजेपी टोली मॉडल अपनाने जा रही है। इससे पहले कई स्टेट में बीजेपी संगठन में सबसे छोटी यूनिट पन्ना प्रमुख बनाती रही। अब पार्टी ने एक कदम बढ़ाते हुए टोली सदस्य बनाकर उन्हें चुनाव की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट लिया, उसके बाद उसके अच्छे परिणाम आए, हमारा संगठन का और विस्तार हो रहा है, इसलिए हमने टोली बनाने का निर्णय लिया है। जो पन्ना प्रमुख के बाद है, हम परिवार साहब प्रत्येक एक व्यक्ति को लेंगे परिवार से और एक टोली का निर्माण करेंगे। उस पूरे पन्ने के अंदर भारतीय जनता पार्टी आम मतदाता तक जाना चाहती है। बीजेपी के टोली की रणनीति पर कांग्रेस ने चुटकी ली है और कहा कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख की पोल तो गांव-गांव में खुल चुकी है। देखिए, कई स्टेट्समैन का ये जो मॉडल है, टोली मॉडल, वो फेल हुआ है और कांग्रेस के लगातार बोलने से और प्रेस और मीडिया में आने से कि पन्ना प्रमुख क्या करते हैं एक्सपोज हो गया। अब गांव वाले कहने लगे तो हम 5 परिवारों से क्यों दोस्ती कर रहा भाई, तेरा इन 5 परिवारों से क्या, इसका मतलब तुम साले राजनीति करते हो। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने टोली फॉर्मूला के तहत काम शुरू कर दिया है ताकि चुनाव में कहीं भी कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला अस्पताल बौराड़ी में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की कमी के साथ ही रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से जनता परेशान है। वहीं मामले में अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था बनाने और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देने की बात कह रहा है। मशीन खराब हो रखी है, तो जब मशीन सही करवाएंगे तब जाके वो होगा, एक्सरा होगा। पैसा तो पहले ही पर्ची तो कटवा दिए, अब क्या पता मशीन कब तक खराब हो, सही होती 2 घंटा लगता, 3 घंटा लगता, 4 घंटा लगता। सर अब लगा लो, आप पर्ची भी काटो, फिर यहाँ डॉक्टर के पास इधर भागो उधर भागो, कहीं मशीन खराब हो रही, इन्हीं कोई व्यवस्था नहीं सर यहाँ पे। अब हम लोग अब घर जाने के लिए गाड़ी बुक करेंगे, कम से कम 2000 रुपये देगा। हमारे स्तर से उच्च अधिकारी के स्तर से डॉक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं। हमारे पास डॉक्टर्स हैं जिसके वजह से हम इमरजेंसी सेवाएं, गायनी, ENT और IPD पेशेंट जो एडमिट हो रहे हैं पेशेंट, वो सारे हम लोग व्यवस्थाएं रख रखा है। हमने पेशेंट एडमिट कर रहे हैं, हमने डिलीवरी भी करा ली है, 8-9 डिलीवरी भी हो गई है। तो ये ऐसे व्यवस्था बना के थोड़ा हम लोग चला रहे हैं। उद्धव और कुबेर भगवान अपने शीतकालीन गद्दी पड़ाव पांडुकेश्वर में विराजमान हो गए। अब शीतकाल में पांडुकेश्वर में ही उद्धव और कुबेर की पूजा होगी। वहीं पर सोमवार को शंकराचार्य की गद्दी और विष्णु के वाहन गरुड़ जोशीमठ पहुंचेंगे और उन्हें वहां विराजमान किया जाएगा। और पांडुकेश्वर में 6 मास पर्यंत उद्धव जी विराजमान रहेंगे और जब भगवान के पावन कपाट पुनः उद्घाटित किए जाएंगे मुहूर्त के अनुसार, तभी पुनः उद्धव जी की अगवानी में और पुनः बद्रिकाश्रम के लिए प्रयाण किया जाएगा और तदनंतर यहाँ पहुँचेंगे। और जैसी परंपरा है कि कल प्रातः पुनः 9:30 बजे और पांडुकेश्वर से चल करके और अभिजीत मुहूर्त में जोशीमठ नृसिंह मंदिर के लिए प्रस्थान होगा और अभिजीत मुहूर्त में नृसिंह मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात पंचांग आदि पूजन होने के पश्चात इस यात्रा का विधिवत समापन किया जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बागेश्वर में भी बद्रीनाथ धाम है और इसके भी हर साल कपाट बंद किए जाते हैं। क्या है मंदिर की मान्यता, इस रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर की कांडा में भी बद्रीनाथ धाम का एक काफी पौराणिक मंदिर है। मंदिर में भगवान विष्णु की काफी पुरानी प्रतिमा है, काफी पुरानी मूर्तियां हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर की सही देखरेख और रख रखाव के अभाव में यहाँ से कई ग्रेनाइट की मूर्तियां चोरी हो गयी, लेकिन अब भी यहाँ पर भगवान विष्णु की कई आकर्षक मूर्तियां मौजूद हैं।
मंदिर में जो है बुनियाद बनने के लिए खुदाई शुरू करी, नया मंदिर बनाने के लिए। तो इसमें हमको पुरानी मूर्तियाँ मिली जो कई टूटी हुई थी, कई साबुत भी निकली और इसमें चक्र भी निकले और इसमें जो है पूरे पिलरों में लोहे के अंकुश भी लगे हुए थे। तो हमको ऐसा लगता है कि ये मंदिर हमारा काफ़ी प्राचीन रहा होगा। बागेश्वर के इस बद्रीनाथ धाम की मूर्तियाँ अपनी पौराणिकता की गवाह हैं। साथ ही कई किलोमीटर में फैला एक गांव भी है जिसका नाम नारायण गुट है। इस मंदिर में भी हर साल अखंड रामायण और विशाल भंडारे के बाद कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है जो बुजुर्ग और बेसहारा लोग चमोली की बद्रीनाथ मंदिर का सफर तय नहीं कर सकते हैं, वो कांडा के इस बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। ये स्थापना तब हुई जब बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई थी। उसके साथ साथ यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ की भी स्थापना की गई और वही फल, जो फल बद्रीनाथ में जाके भक्तों को मिलता है, वही फल यहाँ पर भी प्राप्त होता है। पहले ज़माने में यहाँ जो है काफ़ी पूजा अर्चनाएँ यहाँ होती होंगी। बीच में जो है यहाँ ये मंदिर भूस्खलन के कारण, दब जाने के कारण लगभग इसकी मूर्ति सब बंद हो गई थी। लगभग 20 साल पहले ये मंदिर की पुनः स्थापना यहाँ पर की गई। पहाड़ में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जिन पर ना प्रशासन की नजर पड़ी है और ना ही लोगों की। ऐसे में जरूरत है ऐसी जगहों को सामने लाने की, जिससे कई सुलझे अनसुलझे रहस्य तो खुलेंगे ही, साथ ही पर्यटन के नए क्षेत्र भी दुनिया के सामने आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।